उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। ये वर्णन करने में कि कंपनी दीवान कैसे बन गई। कंपनी की राजस्व व्यवस्था की व्याख्या करने में। राजस्व की नई प्रणाली का वर्णन करने में। मुनरो प्रणाली की व्याख्या करने में। यूरोप के लिए फसलों को सूचीबद्ध करने में। नील की मांग में हुई वृद्धि पर चर्चा करने में। नील की खेती की व्याख्या करने में। नील विद्रोह पर चर्चा करने में। कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। कंपनी की आमदनी। कंपनी आकलन और वसूली की कोई नियमित प्रणाली स्थापित किए बिना भारी भरकम लगान चाहती थी। बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी, क्योंकि कारीगरों को अपनी चीजें बहुत कम कीमत पर कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थीं। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में थी। 1770 में अकाल के दौरान लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। स्थायी बंदोबस्त। 1793 में आर्थिक संकट से निपटने के लिए कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। स्थायी बंदोबस्त के बाद समस्या। जमींदार अभी भी जमीन में सुधार करने के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। कंपनी द्वारा तय राजस्व जमींदारों के लिए बहुत अधिक था। 19वीं सदी के पहले दशक में बाजार में कीमतें बढ़ीं और धीरे-धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में सुधार आया। कंपनी अभी भी हानि में थी, क्योंकि जमींदारों से लिए जाने वाले राजस्व हमेशा के लिए तय हो चुका था। गांवों में किसानों को ये व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी, क्योंकि वे जमींदारों द्वारा मांगे गए इतने ज्यादा लगान को चुकाने में असमर्थ थे। नई व्यवस्था, महालवारी बंदोबस्त। 1822 में होल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए एक नई व्यवस्था तैयार की। उसने उत्तर भारतीय समाज में गांवों को एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में मान्यता दी। उसने कलेक्टरों को गांव-गांव का दौरा करने, जमीन की जांच करने और खेतों को मापने का आदेश दिया, ताकि हर गांव से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जा सके। राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं था। इसमें समय-समय पर संशोधन किया जाता था। राजस्व इकट्ठा करने का जिम्मा गांव के मुखिया को सौंपा गया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। मुनरो व्यवस्था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाई गई, जिसे
रैयतवाड़ी व्यवस्था या मुनरो व्यवस्था का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर देखा। दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, किसानों अर्थात रैयतों ने ही ये बंदोबस्त किया। मुनरो व्यवस्था की खामियां। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ने लगी। राजस्व बहुत ज्यादा तय किया गया। किसान राजस्व नहीं चुका पा रहे थे। रैयत गांवों से भाग रहे थे। गांव वीरान हो गए थे। फलस्वरूप मुनरो व्यवस्था का पतन हुआ। यूरोप के लिए फसलें। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। ब्रिटिश किसानों को बंगाल में जूट, उत्तर प्रदेश में गन्ना, मद्रास में चावल और पंजाब में गेहूं उगाने के लिए मजबूर करते रहे। नील। नील एक नीले रंग का डाई होता है जो भारत में पैदा होने वाले नील के पौधे से प्राप्त होता है। 19वीं सदी में भारत विश्व में नील की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश था। नील निम्नलिखित कामों में उपयोग हुआ। आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा कलमकारी छापों को बनाने में, प्रसिद्ध कवि व कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बने गए फूल वाले छापों में। भारतीय नील की मांग के कारण। 13वीं सदी में इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में उत्पादक कपड़े को रंगने के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। कपड़े के रंगरेज नील को अधिक पसंद करते थे क्योंकि नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। ब्रिटेन में कपास उत्पादन में भारी इजाफे और औद्योगीकरण के कारण कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। फलस्वरूप भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। अमेरिका और वेस्ट इंडीज से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई, जिसके कारण ब्रिटेन को केवल भारत ही नील के स्रोत के रूप में दिखता था। नील की खेती की व्यवस्था। भारत में नील की खेती। भारत में नील की खेती 2 तरीके से होती थी: निज खेती, रैयती खेती। निज खेती की व्यवस्था में बागान के मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। निज खेती की समस्याएं। बागान के मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बड़े बड़े निवेश की आवश्यकता होती थी, जिसके कारण बागान के मालिक इसके विस्तार से परहेज करते थे। रैयती खेती। इस खेती के तहत बागान मालिकों को एक समझौता करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसे सट्टा कहा जाता था। जो अनुबंध पर दस्तखत करते थे, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नकद कर्जा मिल जाता था। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम होती थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। नील की खेती
जमीन को अनुपजाऊ बना देती थी। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी, जिसे किसान उगाना पसंद करते थे। नील विद्रोह और उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील के खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह बढ़ा, रैयतों ने बागान मालिकों को किराए का भुगतान करने से इनकार कर दिया और नील के कारखानों पर धावा बोला। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों की लठियालों से डरेंगे। सरकार ने नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए नील आयोग की स्थापना की। ये घोषणा की गई कि नील उत्पादन रैयतों के लिए लाभदायक नहीं है, इसलिए वे भविष्य में नील को उगाने से इनकार कर सकते हैं। इस बगावत के बाद नील का उत्पादन धराशायी हो। सारांश: हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थीं। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को ये महसूस हुआ कि राजस्व प्रणाली को फिर से बदलना पड़ेगा। एक अंग्रेज होल्ट मैकेंजी ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। इस व्यवस्था को महालवारी व्यवस्था कहा जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कैप्टन अलेक्जेंडर ने की और थॉमस मुनरो ने इसे विकसित किया। इस व्यवस्था का विस्तार पूरे दक्षिण भारत में किया गया। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। ब्रिटिश सरकार भारत के विभिन्न हिस्सों में जूट, चाय, गन्ना, गेहूं, कपास और धान उगाने के लिए किसानों को मजबूर करती रही। बड़े